हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरू करने वाले हैं अपने एक नई शुरुआत करने जा रहा है ईबीएम कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिर्फ और सिर्फ 799 में। और अभी हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे, डेमो देंगे। उसी क्लास के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स कितने में कराएंगे आपको। ये भी बहुत अच्छा ऑफर होगा। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारी क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट होंगी, जो 1 मंथ की क्लास चलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। 15 डेज में हम सिलेबस कराएंगे और 15 डेज में आपको रिवीजन कराएंगे, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कराएंगे, और आपकी जो क्वेरीज होगी उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएं कि इसमें जो आपको कराने का हमारा ढंग होगा, तो इसमें हम हर चीज़ को डिटेल में कराया जाएगा। अगर हमें लगेगा कि क्लास 1 आवर की नहीं हो रही है, तो क्लास 1.5 आवर की भी हो जाएगी, और इसकी रिकॉर्डेड क्लास हर बच्चे को यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हो रहे हैं, और इसी क्लास में, और जब वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब हम उसमें आपको बताएंगे कि बीएसटी का हम आपको क्या ऑफर देने वाले हैं। बीएसटी का क्रैश कोर्स हम कितने में कराने वाले हैं। जो बच्चे उस क्लास को ज्वाइन करेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर है। और इसमें एक चीज़ और बताऊं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो हमारे को रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमें व्हाट्सएप के साथ अपने एक आई कार्ड भेज देंगे गवर्नमेंट स्कूल का, उसको हम 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे 799 के अंदर। इसमें और भी बहुत कुछ आपको ऑफर्स मिलेंगे। अकाउंट्स के आपको फ्री लेक्चर्स भी हमारे अवेलेबल होंगे, और आपको बीएसटी के शॉर्ट्स भी अवेलेबल होंगे, जो कि अभी भी आप यूट्यूब पे जाकर ईबीएम कोचिंग क्लासेस से आप देख सकते हो। देखो, अब हम डेमो क्लास की तरह आपको देने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको पहले वेटेज बताते हैं। 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आता है, और 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक्स का आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स, और सेकंड चैप्टर है मनी एंड सप्लाई, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स, और थर्ड चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। और इसके बाद गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है वो 6 मार्क का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर 6 मार्क का है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शुरू करने जा रहा हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो 30 मिनट्स में आपको बताने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, और आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। अगर आप देखो जो आपके आसपास हो रहा है वही आप इसमें देखने वाले हो, आपको लगेगा सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे देखो, अब जीडीपी की हर जगह बात होती है। जहाँ देखो कि जीडीपी कितना है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, आखिर में ये जीडीपी होता क्या है। देखो, जितना भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, वो जो प्रोडक्शन करते हैं और उससे उस सब का प्रोडक्शन मिलाकर उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जब जीडीपी को हम टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी वो पर कैपिटा इनकम हो जाती है। देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे। जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हम कहें जीडीपी बढ़ता, सही बात है, जीडीपी बढ़ रहा है, और जीडीपी बढ़ने का मतलब हमेशा आपका वेलफेयर हो, ये जरूरी हो ही नहीं सकता है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो, जब जीडीपी बढ़ता है ना, वेलफेयर ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप देखो, आप अगर हमारी कंट्री के अंदर लीकर की फैक्ट्री लगे, हमारी कंट्री में मिल्क की फैक्ट्री लगे, अब इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी में काउंट होगा। सिगरेट्स बन रही हैं वो भी जीडीपी में काउंट होगा, और लीकर बन रहा है, शराब बन रही है, वो भी जीडीपी में काउंट हो रहा है। लेकिन इसका जो वेलफेयर हो ये जरूरी नहीं है। जब अगर शराब ज़्यादा बनेगी तो उसका वेलफेयर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शराब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन अल्टीमेटली वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना। तो इसलिए जीडीपी हमेशा बढ़े और वेलफेयर हो जरूरी होता ही नहीं है। जैसे आप देखो, दिल्ली के अंदर यमुना जी रिवर है, उसका एक लाइव एग्जाम्पल आप देखने को मिल सकता है। जो यमुना जी रिवर है वो ड्रेन में कन्वर्ट हो गई है। अब देखो, वो ड्रेन में कन्वर्ट क्यों हुई? जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब के सब यमुना जी रिवर में जाता है, जिससे यमुना जी रिवर जो है वो क्लीन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एकदम ड्रेन में कन्वर्ट हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली का 21 किलोमीटर का स्ट्रेच यमुना जी रिवर का अगर बाहर कर दिया जाए, या यमुना जी यहाँ पे पाइपलाइन में से निकलें, तो यमुना जी बिल्कुल आगे नीट एंड क्लीन पहुँचेंगी। देखो, अब जीडीपी हमेशा बढ़ता रहता है लेकिन वेलफेयर नहीं होता। और दूसरी बात, देखो आप, नेशनल इनकम जब हम करने जाते हैं ना, तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें बच्चों को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे बड़ी सही बात तो आपको बताऊं कि नेशनल इनकम चैप्टर से ना सब डरने लगते हैं। सबको ऐसा लगता है कि नेशनल इनकम में पता नहीं कैसे होगा, इसमें इतने फॉर्मूलाज हैं। लेकिन मेरी गारंटी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर लेना,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 30 मिनट्स के बाद आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब ऑनलाइन क्लास लूँ, जब हम 2 नवंबर से स्टार्ट करें, तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको लाइव क्लासेस में भी करवाऊँ, जिससे कि आपको लगे कि नहीं चैप्टर ईजी है। देखो, अब नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये भी एक बात है। अगर हम देखें नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, जितने भी फैक्टर पेमेंट हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे मैं एक इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। आपने सुना होगा पेंशन एंड ओल्ड एज पेंशन। पेंशन मतलब क्या कि आपने पहले काम किया, आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट ने दिया, तो वो हुई पेंशन। और ओल्ड एज पेंशन क्या कि ये गवर्नमेंट वॉलेंट्री अपनी मर्जी से, जितने भी लोग 60 ईयर्स से प्लस हो जाते हैं उनको गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो पेंशन देती है वो ओल्ड एज पेंशन है। ये सबके लिए ओपन है। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है वो क्या है, वो है कि आपने काम नहीं किया फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलना, लॉटरी निकलना जिसको विंडफॉल गेन कहते हैं, ये सब आपकी ट्रांसफर पेमेंट है। ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। देखो, अब एक चीज़ और आपको बता के चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नेशनल इनकम टॉपिक की, कि इसमें रेजिडेंट कौन होते हैं। रेजिडेंट किसको कहते हैं, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में होता है उसको वहाँ का रेजिडेंट कहते हैं। जैसे आप सपोज करो आप दुबई में जॉब करते हैं, जॉब आप वहाँ करते हैं, लेकिन आप पैसा अपनी कंट्री में आके खर्च करते हैं, 1 रुपया भी वहाँ खर्च नहीं करते हैं, सारा पैसा यहीं आके खर्च करते हैं। तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर हुआ, जो आपकी सैलरी जहाँ पे आपने खर्च करी, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुआ इंडिया के अंदर। तो आप रेजिडेंट कहाँ के हुए, इंडिया के रेजिडेंट हुए। ठीक है। और इसके बाद हम और बात करते हैं कि अब जैसे देखो आप कि आप कोई मान लो ब्रिटिश एयरबेस की फ़्लाइट आई, उसके अंदर पायलट्स आए, क्रू मेंबर्स आए, यहाँ पे रहे, उन्होंने भी यहाँ पे आके खर्च किया, लेकिन वो यहाँ के मेंबर नहीं हैं, है ना, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, मेंबर नहीं, यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में ही है। वो यहाँ पे आके जब खर्च करते हैं तो वो टूरिस्ट आएंगे, जबकि वो उसमें रेजिडेंट में नहीं आएंगे। देखो, ऐसे नेशनल इनकम बहुत वाइड है, मेरी कोशिश रहेगी जितना एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ उतना करूंगा। हम आगे चैप्टर लेते हैं मनी एंड बैंकिंग। देखो, मनी बैंकिंग लें, हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लें। अब वैसे आपको मनी बैंकिंग भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम डिटर्मिनेशन की बात भी करते हैं। डिटर्मिनेशन चैप्टर में क्या है, आपने इन्फ्लेशन बहुत सुना होगा। देखो, इन्फ्लेशन का एक्चुअल में मतलब होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स, कि सारे गुड्स के प्राइस एक साथ बढ़ जाएं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, वैसे तो आप जब हम क्लास लेंगे ना तो ये सब इंटरेक्शन वाली चीज़ें हैं। जैसे मैं पूछूं कि पहले प्राइस बढ़े कि पहले डिमांड बढ़ी, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अगर पहले प्राइस बढ़े तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है, और अगर प्राइस बढ़े तो रीज़न क्या है प्राइस बढ़ने का, ये भी सोचने की बात है। देखो, होता क्या है कि जब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस होती है ना तो लोग परचेज ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जब परचेज ज़्यादा शुरू करते हैं, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने से आपको अपनी एक लेबर और चाहिए, यानी कि आप प्रोडक्शन के फैक्टर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप प्रोडक्शन के फैक्टर्स बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। क्योंकि देखो, अगर आप एक पेन बनाते हो आप, तो आप पेन के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल अदर्स सोर्स से लेते होगे। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनको भी लेबर और चाहिए, और अगर वो जिससे ले रहे हैं उनको भी लेबर और चाहिए। ऐसे करके सबकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और कॉस्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होने से सबको प्राइस बढ़ाने पड़ जाते हैं। जब प्राइस बढ़ जाते हैं लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है। लेकिन इसमें देखो आप, एक सबसे अच्छी बात क्या है, जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन आई ना, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इसमें होता क्या है, इसमें सबको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जबकि डिफ्लेशनरी कंडीशन में क्या होता है, डिफ्लेशनरी कंडीशन का मतलब होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज जाती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और समझने की हैं। अब देखो, अगर इन्फ्लेशन अगर अच्छी चीज़ है तो सब इसका मतलब ख़राब क्यों लेते हैं। अब मैं आपको एक जनरल सेंस में हम बात करते हैं। जनरल सेंस में ये यानी कि आपके सिलेबस की नहीं, लेकिन समझाने के लिए है। देखो, आज सभी के पास पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। काम का नहीं होता, ऐसा नहीं कि पैसा वेस्ट हो जाता है कि हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे, नहीं।
लेकिन हम जो परचेज करना चाहते हैं वो हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्फ्लेशन है एक्चुअल में। आपके अकाउंट में अगर 3 लाख रुपए पड़े हैं, ना आप कार ले सकते हो, ना आप घर ले सकते हो, है ना, तो आप कहाँ खर्च करोगे? आप खर्च करोगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, है ना, आप खर्च करोगे अपने कपड़ों में, आप खर्च करोगे अपने लग्जरी के अंदर, यानी कि टेलीविज़न लोगे। यानी कि ये जब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, सबके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्राइस इतने हाई हो जाते हैं, हमारी जो अप्रोच है वहाँ तक नहीं रहती है। ये तो इन्फ्लेशन हुआ, और इससे अपोजिट होता है डिफ्लेशन। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। देखो अब इसके अंदर हम देखें कि इसमें मनी सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। देखो इसमें गवर्नमेंट ना कंट्रोल करती है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को। जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उसको फिस्कल मेजर कहते हैं, जिसके अंदर टैक्सेस की बात होती है, जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा करती है। जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन होती है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। देखो गवर्नमेंट अगर मान लो कि जैसे मेट्रो बना रही है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बना रही है, गवर्नमेंट इतने सारे रोड्स बना रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कंक्रीट तो खुद बनाती नहीं है, सीमेंट्स तो खुद बनाती नहीं है, तो ये सब गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ता है। आयरन, ये कंक्रीट, सीमेंट, ये सब परचेज करना पड़ता है। वो जिन भी फैक्ट्री से, जिन भी इंडस्ट्री से परचेज करते हैं, वहाँ पर भी डिमांड बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को हमेशा कम कर देती है, जिससे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाए। और इसमें मनी सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंट रोल कैसे, कि मनी सप्लाई होती क्या है? मनी सप्लाई होती है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। समझे? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब है कि आपके बैंक में वो पैसा जो आप सेम डे विड्रॉ कर सकते हो, आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो, वो डिमांड डिपॉजिट हुआ। और करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, देखो हम चाहे कुछ भी, जितना मर्जी डिजिटल हो जाए, डिजिटलाइजेशन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हर पर्सन अपने पास थोड़ा बहुत तो कैश रखता ही है। मान लो किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो 5,000 तो अपने पास वो कैश रखेगा ही। उसको लगता है कभी अगर मेरा मोबाइल में नेट ना चले, है ना, कभी इमरजेंसी में मेरे को कैश पेमेंट करनी पड़े, तो मेरे पास इतना कैश तो होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट को कैसे पता लगा कि लोगों ने, जैसे अब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगा कि लोगों के पास कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है? देखो जो बैंक की डिटेल है वो तो डेली इवनिंग के अंदर जब रिकंसाइल हो जाता है बैंक्स का, तो गवर्नमेंट के पास सीधी डिटेल चली जाती है कि इतना पैसा बैंकों में है। देखो अब गवर्नमेंट ने करेंसी इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। अगर सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है तो सेंट्रल बैंक को ये भी पता चल जाता है कि बैंक में कितना पैसा है और पब्लिक के पास कितना पैसा है। जब लोग अपने पास ज़्यादा पैसा सेव करना शुरू कर दें घर के अंदर, तो वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब बैंक में पैसा रहेगा ना, देखो अब बैंक का मेन फंक्शन की बात करते हैं। बैंक का मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड इट टू द पीपल। मेन फंक्शन यही है ना बैंक का, कि लोगों से पैसा लो और आगे लोन दो। कि बैंक लोन जो है बैंक का एक प्रोडक्ट है। बैंक ने लोन अगर नहीं देगा तो बैंक अपना खर्चा कैसे निकालेगा? बैंक को अपना खर्चा भी निकालना पड़ता है। अब एक चीज़, इसमें एक चीज़ और आती है कि हम बैंक में फेथ करते हैं ना। अब आप देखो हम बैंक में फेथ क्यों करते हैं? देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने बोला अपने फ्रेंड को कि ये 10,000 रुपये तुम अपने पास रख लो। कभी ऐसा करोगे? चाहे आपका जितना मर्जी बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसको बोलो कि 10,000 रुपये रख ले, जब मुझे चाहिए होंगे मैं ले लूँगा तेरे से। कभी भी नहीं करोगे, चाहे आपका जितना मर्जी बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप उससे पैसे मांगो, आपको पैसे टाइम पे मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें फ्रेंड्स को, फैमिली को लोन देने में भी हमें थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है ना, कि हमारे पैसे टाइम पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे हम पैसा कहाँ रखते हैं? हम बैंक्स में पैसा रखते हैं, क्योंकि बैंक्स के जितने डिपॉजिट होते हैं ना वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं। और बैंक क्या करता है? बैंक जो अपनी मनी को मल्टीप्लाई करता है ना। बैंक जो है मनी क्रिएट करते हैं। देखो बैंक कैसे मनी, देखो अब दो चीज़ें हैं, एक होते हैं बैंक, एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक क्या होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? अब एक चीज़ हम और बोलते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो बैंक्स नहीं हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हुए? LIC का आप एग्जांपल ले सकते हो। LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो वो लैंड भी करता है आगे। देखो बैंक की डिफाइन हमने क्या अभी हमने क्या बोली कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड इट टू द पीपल। आपने ये बोला ना,
अब LIC भी हमें पैसा डिपॉजिट करता है, LIC पैसा एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके जो जितना भी डिपॉजिट है वो सब चेकेबल या डिमांड डिपॉजिट नहीं है। तो इसलिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो बैंक नहीं हैं, लेकिन जितने भी बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इसलिए बैंक पे फेथ करते हैं। समझ गए? अब ऐसे देखो, हम चैप्टर करने जाएंगे तो पूरे चैप्टर भी हो जाएंगे, तो उसमें भी कोई देर नहीं लगती है हमें। और मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है 17 आवर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश करने का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी इकोनॉमिक्स को जब भी मैं स्टार्ट करूंगा 2 नवंबर से, तो जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो और आपको रिविजन्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा देखो, अब मैं एक चीज़ और डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर पढ़ाने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऑफर बताता रहूँगा। देखो आपका सिलेबस 2 नवंबर से स्टार्ट होगा और 2 दिसंबर को आपकी लास्ट क्लास होगी, और मेरी गारंटी है कि आपको सब समझ में आएगा। और उसके बाद भी मैंने क्या किया है, एग्ज़ाम से पहले मैं सोचा था 1 आवर, लेकिन मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते डिसाइड किया कि 3 आवर्स में आपको टाइम दूंगा एग्ज़ाम से पहले, वो भी लाइव क्लास में चलेगा। आप अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि 3 आवर्स की कॉन्टिन्यूस क्लास रखें, या फिर 1 आवर 3 डेज रखें, या फिर 1.5 आवर। ये तो आपके एग्जाम्स में कितनी डेट शीट के हिसाब से हम रख सकते हैं, लेकिन आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि आपका सिलेबस अच्छे से कराएंगे, आपकी रिविजन्स अच्छे से कराएंगे। और एक बात और, अब हमने इंडियन इकोनॉमिक्स की बात भी करी थी, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स का मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स का एक्चुअल में ऑफर क्या निकालेंगे हम, और आपके लिए ऐसा ऑफर निकालेंगे कि सबके पॉकेट फ्रेंडली होगा और आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल में हमारी मिलेंगी। ये भी हम आपको बताते रहेंगे। चलो हम अपने चैप्टर्स में फिर दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और बैंक क्या करता है, बैंक अपने पास एक लीगल रिजर्व रेशियो रखता है। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें बच्चों को फिर आता, मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, वैसे क्लास में देनी थी लेकिन मैं अभी दे देता हूँ। अब ये होता क्या है, बैंक को कुछ एक पोर्शन सेंट्रल बैंक की गाइडेंस के बाद अपने पास कुछ एक रिजर्व में पैसा रखना पड़ता है। वो जरूरी होता है, क्योंकि देखो ऐसा कभी होगा नहीं कि बैंक में पूरे के पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है एक साथ पैसा निकालने चली जाए। लेकिन कभी हम बैंक में जाएं और बैंक वाले हमें बोलें कि आज तो पैसे नहीं है, आप 3 दिन के बाद आना, तो मेरे हिसाब से आप लास्ट एक बार पैसे निकाल लोगे और लाइफ में कभी पैसा वापस डिपॉजिट नहीं कराओगे। इसलिए सेंट्रल बैंक ने एक रूल बनाया है कि जितना पोर्शन डिपॉजिट होता है उसका कुछ एक पोर्शन बैंक रिजर्व में रखता ही है। कुछ एक पोर्शन तो बैंक अपने पास रखता है और कुछ एक पोर्शन वो सेंट्रल बैंक के पास रखता है। अब देखो ये कैसे याद रहे कि सेंट्रल बैंक के पास कौन सा। अब देखो मैंने बोला स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR। एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हुआ सेल्फ मतलब बैंक अपने पास रखता है। और दूसरा है CRR का होता है, सी से हुआ सेंट्रल बैंक, यानी कि ये वो पोर्शन है जो सेंट्रल बैंक के पास बैंक रखता है, जिससे कि अगर इमरजेंसी के केसेस में बैंक के पास फंड्स की कमी ना हो। देखो अब हम आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन के चैप्टर, गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन आपका बहुत वाइड चैप्टर है, और इसको कराने में, डायग्राम कराने में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो इससे जब वो लाइव क्लास स्टार्ट होगी ना, जब हम शुरू कर देंगे 2 नवंबर से, तो हम आपकी पूरी डिटेल में इसको डायग्राम के साथ एक एक चीज़ बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा। और लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। देखो अब कंजम्पशन की बात करें, अब आप देखो आपकी कंजम्पशन की अगर हम बोलें कि 2 तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है जो हमारा जीरो प्रोडक्शन पे जो हमारा कंजम्पशन होता है वो ऑटोनॉमस होता है, और जो जीरो इनकम पे जो आपका कंजम्पशन होता है वो ऑटोनॉमस होता है। प्रोडक्शन नहीं, इनकम, दोबारा ध्यान दो, इनकम पे, जीरो इनकम पे जो आपका कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस है। इनकम बढ़ने के साथ जो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। देखो अब, और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आएंगे डिटर्मिनेशन के अंदर, MPC आएगा और APC आएगा, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम डिटेल में तभी लेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल के टॉपिक्स हैं। इसको भी अब आपको हम छोटे शॉर्ट में करके बता नहीं सकते हैं, और इतनी देर के अंदर मैं हर चैप्टर को पूरा करा दूं ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको ये हिंट हो जाएगा कि हम कैसे आपको प्रेजेंट करने वाले हैं अपने टॉपिक को।
अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहें, मेरे रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहें, तो आप गूगल में मेरे पुराने रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के आप उनके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, मतलब उनका जो उन्होंने बोला कि उनके कितने मार्क्स आए, उनकी मार्कशीट भी हमारी अपलोडेड है गूगल में, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। ईबैम कोचिंग क्लासेस के नाम से आपको वो मिल जाएगा। देखो अब हम गवर्नमेंट बजट पे आते हैं। देखो अगर आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में मैरिज है, आपके घर में कोई भी फंक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खर्चा कितना होगा, यानी कि हमारी वहीं से बात स्टार्ट हो जाती है। चाहे कोई भी, चाहे कोई रिच हो या कोई मिडिल क्लास में, कोई भी हो, लेकिन वो एक बार ये तो देखता है कि बजट बना के तो चलना ही पड़ेगा। अगर आप घर बनाते हो तो आपको बजट बनाना पड़ेगा। अब इससे हमें क्या चीज़ पता लगती है? इससे ये पता लगती है कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसको बजट कहते हैं। यानी कि जब हम एडवांस में देखते हैं कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा, ये पैसा यहाँ खर्च होगा, तो इसको हम बजट कहते हैं। लेकिन जब हमारा खर्चे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक को इतने सारे 140 करोड़ लोगों को संभालना ईजी नहीं है, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोडक्शन करें, उसी हिसाब से गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है। बजट भी प्लान्ड बजट भी होते हैं, अनप्लान्ड बजट भी होते हैं, और बजट के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। गवर्नमेंट को पहले से देखना पड़ता है कि हमारे बजट में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। देखो जो सबसे पहला मुझे जो लगता है, जो गवर्नमेंट क्या कहती है कि सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इनइक्वलिटीज इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, देखो अब इसमें गवर्नमेंट कभी ये कहे कि हम पॉवर्टी खत्म कर देंगे या सब इक्वल हो जाएंगे। पॉवर्टी तो खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी इनकम के लेवल में कभी भी इक्वल नहीं होगा कि सब लोगों की इनकम सेम हो जाए। देखो आज हम आपके सामने एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बोला नहीं अब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ईबीएम को 25 ईयर्स हो गए हैं, अब ऑनलाइन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी चाहता हूं कि ईबीएम और आगे बढ़े। अब इसको हम पैन इंडिया पे लेकर जाना चाहते हैं, है ना, आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हर पर्सन को अपने लेवल को एक स्टेप को ऊपर लेकर जाना है, और हर बार एक स्टेप को ऊपर लेकर जाना है, और ये नॉर्मल है। अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो आप हर तरक्की तो करना चाहेंगे ना, वो करनी भी चाहिए। आप अपने बारे में अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, अपनी तरक्की नहीं सोचेंगे, अगर आप वही करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा अपने आप को इनोवेशंस होनी चाहिए, अपने आप को एक री इन्वेंट करना चाहिए। तो री इन्वेंट करने से क्या होता है, आप हमेशा बिजी रहते हैं, है ना, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया। हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएं, कुछ ऐसा बताएं कि जब वो एग्जाम में जाए ना तो उनको वो प्रॉब्लम्स ही ना हो। अब मैं आपको देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मेरी एक आदत है कि मैं पेपर को करने का ढंग भी बताता हूँ। मैं आपको बीच बीच में बताऊँगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आपको उन्हीं क्लासेस में बताने वाला हूँ। और भी बहुत कुछ। अगर आप किसी सब्जेक्ट की और बात करें कि जैसे कि अकाउंटेंसी का पेपर कैसे देना चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, केस स्टडी को कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा जब हमारी 2 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप मिस मत करो, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो। 5 सितंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, और हमारा आपको यूपीआई कोड का जो स्कैनर है वो भी हमारी वेबसाइट में भी मिलेगा, और वो आपको हर जगह अवेलेबल कराएंगे हम। हमारी एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल होगा, हमारे पोस्टर्स में अवेलेबल होगा। तो ये सब हम करने ही वाले हैं। देखो हम बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो अगर सब इक्वल हो जाए तो कभी कुछ चलेगा? बिल्कुल ठीक नहीं चलेगा। अगर आपने हार्ट का कार्डियोग्राफ देखा हो तो वो यूं चलता है, अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो डेड। ऐसी हमारी इकोनॉमी है। अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो कोई काम करने वाला ही नहीं होगा। आपके घर कोई मिस्त्री काम करने नहीं आएगा। अगर आप बाहर जाओगे आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा, आपको कोई मेट्रो चलाने वाला नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सब इक्वल हो गए, सबकी इनकम इक्वल हो गई। तो गवर्नमेंट कभी इनइक्वलिटी को दूर खत्म करने की बात नहीं करती है, वो उसको रिड्यूस करने की बात करती है। यानी कि रिच और पुअर में जो गैप है वो कम होता जाए। अब वो कैसे होगा? देखो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज देती है ना। जो अभी जो पीएम किसान योजना में फार्मर्स को मिलता है, और ये तो चलो एक अलग बात हुई फार्मर्स को मिलता है, लेकिन हम जो बात करेंगे गवर्नमेंट, देखो अब जो पुअर पीपल हैं, एक इनकम के जो बिलो इनकम लेवल में है, उनका हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 100% फ्री, और स्कूल में 100% फीस फ्री, सब चीज़ें फ्री है ना। तो उनको कितनी चीज़ें गवर्नमेंट फ्री दे रही है।
अब जब उनको फ्री मिलेगी तो वो क्या करेंगे? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक नॉर्मल, अगर हमें कोल्ड हो जाता है ना, उसके लिए अगर हम अपना इलाज कराने जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन, तो उसके 700, 800, 1000 रुपये लग जाते हैं एक कोल्ड को, कॉमन कोल्ड ठीक करने में। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके वो 1000 रुपीज़ बच जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? पुअर्स को सब्सिडी दी और रिच पे टैक्सेस लगा दिया, जिससे कि पुअर्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनकी इंक्रीज हो गई, यानी कि उनके पास खर्च करने के लिए वो पैसा बच गया। जो वो दवाई पे खर्च करते हैं, जो वो स्कूल में फीस देते हैं, वो पैसा उनके पास बच गया। इसलिए देखो आप, गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन किया, क्या सोच के किया होगा? ऐसे थोड़ी कर दिया। आप अगर बाहर फ्रूट्स लेने जाते हो, आप सब्जी लेने जाते हो, और आप एक जो, आपको देखा होगा आपने कि गर्मी की छुट्टियों में छल्ली एक भुट्टा बिकता है जिसको भून के बेचते हैं, वो भी स्कैनर लेकर बैठते हैं, है ना? तो ये क्या हुआ? डिजिटलाइजेशन से हुआ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तभी वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो उनके वो मोबाइल को रिचार्ज करने का पैसा कैसे आ रहा है? वो ऐसे ही आ रहा है कि वो हर जगह, जैसे राशन भी फ्री मिल रहा है उनको। अब उनके सारे के सारे पैसे जो बचे, उन्होंने वो यहाँ पे जो चीज़ वो लेना चाह रहे थे उसको लेने की ट्राई करते हैं और ले भी लेते हैं। और रिच पीपल पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा? टैक्सेस को इंक्रीज करने से उनकी डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि खर्च करने के लिए पैसे जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही इनकम में जो रिच और पुअर में गैप जो है वो कम हो जाता है। अब आप देखो, आप एक चीज़ और बताते हैं आपको इसके अंदर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट बजट है ना? उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब प्राइस में स्टेबिलिटी आए। अगर प्राइस में स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है। अगर प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमी स्टेबल हो ही नहीं सकती है। अगर आज आपने सोचा आपकी इनकम 50,000 है और आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ लेनी है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, अगर वो चीज़ के प्राइस डबल हो जाएं तो आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, है ना? तो लेकिन गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में से एक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो इसमें 2 कंडीशंस होती है, या इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को बढ़ा देती है और अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, जिससे कि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाए। और डिफ्लेशनरी कंडीशन में टैक्सेस कम कर देती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है ना? जिससे कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाए, जिससे कि हम खर्च करें, जिससे कि इकोनॉमी चले। देखो अब आप कि ये गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। देखो अब एक चीज़ और बोलते हैं कि टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। अब कोई बोले कि सब टैक्स नहीं भरते हैं या सब टैक्स भरते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पे नहीं डाल सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पे डाल सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो हर पर्सन भर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि अगर कोई किसी का पॉकेट भी में से पैसे निकाल लेता है ना, चोरी कर लेता है, वो भी उससे जब खरीदता है ना सामान, वो भी टैक्स भर रहा है। आप सोचो, ये भी एक बात सोचने की है ना। यानी कि वो इनडायरेक्ट टैक्स तो भर ही रहा है, या वो रिचार्ज कराएगा या मूवी देखेगा या कुछ भी खरीदेगा, उसमें जीएसटी तो वो पे कर ही रहा है ना? तो ये टैक्सेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। जिसका बर्डन हम दूसरे पे डाल ना सके वो डायरेक्ट हुआ, जैसे इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ। और इनडायरेक्ट टैक्स हुआ हमारा जीएसटी, और वैट लगता है पेट्रोल पे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसके अंदर आप देखो, आप ऐसे गवर्नमेंट बजट भी काफ़ी वास्ट चैप्टर है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर में से करा दूं, यानी कि मेरी इस क्लास के बाद जब आप बुक खोलोगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखो अब मैं सम अप करता हूँ। अब मैं जल्दी से जल्दी आपको ये जो डेमो क्लास है इसको सम अप करके, आप जिस बात की वेट कर रहे हैं ना कि हाँ सर ने बोला था कि हम आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है डिक्लेयर करेंगे, वो टाइम भी जल्दी से जल्दी देखो पास में आ रहा है ना? क्योंकि हमें डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा कि टाइम उसके प्राइस को, क्योंकि हमने बोला था। देखो अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि डॉलर से कंपेयर करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, और एक होता है रुपीज़। हम देखते हैं रुपीज़ नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बात अब इसमें आप समझ लो, एक होता है डीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। कई बार लगता है हमें कि हम बार बार न्यूज़ देख के बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे प्राइस जो है नीचे हो रहे हैं रुपीज़ के। लेकिन कई बार ना गवर्नमेंट जानबूझ के भी प्राइस नीचे करती है। जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्राइस को नीचे कर देती है, जिससे कि हमारे यहाँ पे डिमांड जो है ना वो बढ़ जाए। यानी कि अगर कोई हमें $1 दे रहा है तो उसको उसके बदले में सामान ज़्यादा मिले। और ऐसे ही
डिमांड होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी होती है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी होती है। डिमांड कब होती है? जैसे देखो, अगर हम मान लो आप दुबई घूमने जा रहे हो, आप यूके घूमने जा रहे हो, यूएस घूमने जा रहे हो, तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी। आप पढ़ने जा रहे हो अगर इंडिया से बाहर, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी, यानी कि फॉरेन करेंसी की तब डिमांड जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो और ऐसे ही जब सप्लाई, और दूसरी बात, जब हम यहाँ, अब फिर आप वहाँ चले गए पढ़ने के लिए, आपके पापा ने आपको वहाँ पैसे भेजे, मंथली भेजे, ईयरली भेजे, तो फिर क्या हुआ? फिर डिमांड बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज की, वहाँ पे आपकी फ़ीस भरी, वहाँ पे आपका डेली का खर्चा, वो सब। ऐसे ही जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज अगर इंडिया से बाहर रहती हैं तो वहाँ पैसा भेजते हैं, तो डिमांड बढ़ गई। और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बाहर, ऐसा नहीं है कि वही लोग यहाँ आके करते हैं, इंडिया वाले भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर इसकी सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब वहाँ से पैसा आएगा, जब वहाँ से टूरिस्ट घूमने आएगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन बनाना चाहिए हमें कि बाहर से लोग इंडिया में घूमने आए, इंडिया को देखने आए। इसमें हमारा फॉरेन जो करेंसी का जो इनकमिंग है वो बढ़ जाती है, और जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं वो जब यहाँ पैसा भेजते हैं तो इनकमिंग बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी चलती है। और अभी मैं क्लास में आपको इतना ही कह रहा हूँ, तो हम अपनी मेन बात पे आते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स के प्राइस क्या रखने वाले हैं। देखो, वैसे तो मेरा मन ये था कि आपसे हम जब लाइव क्लास शुरू करें ना, तो उसमें बच्चों की वोटिंग कराएं कि आप क्या रेट चाहते हैं, एक मिनिमम बिड लग के उसका जितने आप ऊपर बोलते हैं उतने। लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको जो प्राइस देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ ओनली 599। जो भी 2 नवंबर से क्लास स्टार्ट करेगा और 10 नवंबर तक अगर वो उसकी फीस भर देगा तो उसको 599 डिपॉजिट करने होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के। अगेन, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को 20% उस पर भी डिस्काउंट मिलना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, चाहे वो 799 है या 599 है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए जाएंगे, आपको पेपर करने का ढंग बताया जाएगा, आपको मार्क्स कैसे लेने हैं ये बताया जाएगा। बच्चों को बहुत डर लगता है कि डायग्राम बनाना नहीं आता है, और ये हमें ये डायग्राम अगर नहीं बना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम वही आपको आगे लाइव क्लासेस में बताएंगे कि डायग्राम की कब और कहाँ और कितनी ज़रूरत होती है, और आपको इसमें भी सरप्राइज मिलेगा कि आपने सिर्फ एक डर अंदर दिखाया हुआ है इकोनॉमिक्स का, जबकि इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपके आसपास जो हो रहा है वही आप देखोगे। और अब डेमो क्लास में बस इतना ही, और अब आपसे जल्दी से जल्दी 2 नवंबर को हम मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। और आप हमारा जो रजिस्ट्रेशन है 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका जल्दी से जल्दी फीस डिपॉजिट करें, अपनी सीट को कंफर्म करें। और इसमें हम आपको एक चीज़ और भी बोल रहे हैं कि पहले 50 स्टूडेंट को 799 पे भी हम सबको डिस्काउंट देने वाले हैं, वो है 10% का। जो पहले 50 स्टूडेंट्स को जो आप हमारे को रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी हम 10% का डिस्काउंट देने वाले हैं। ये हमारा, आप सोचोगे कि इतना प्राइस को हम क्यों कम कर, हम प्राइस कम करने का रीज़न ये नहीं है कि हमें किसी से कॉम्पिटिशन करना है, हमें इसको इसलिए कर रहे हैं कि हर बच्चा जो भी ट्यूशन के पैसे फीस नहीं पे कर पा रहा है वो भी आसानी से पे करके हमारे से फ़ायदा उठाए। क्योंकि हम आपको हमारा पढ़ाने के जो क्वालिटी है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे। और इसी प्रॉमिस के साथ आपसे बहुत जल्दी 2 नवंबर को मिलते हैं। थैंक यू।